आज आपको आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताएंगे। आंतरिक व्यापार, जिसको हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में क्या भेद है, दोनों समान हैं या दोनों के बीच में कोई अंतर पाया जाता है। प्रतिष्ठित विचारकों के आधार पर अगर देखा जाए तो वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ओलिन के आधार पर कहा जाए तो वो कहते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक भेद नहीं होता है, बल्कि एक विशिष्ट दशा है। आंतरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ले सकते हैं। हेबरलर मानते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो विभाजक रेखा है वो एक देश की सीमा होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश अपनी भौगोलिक सीमाओं में रहता है। प्रत्येक देश की भौगोलिक सीमाएं होती हैं, और जब वो व्यक्ति अपनी भौगोलिक सीमा को पार करके दूसरे देश में जाता है तो वो विदेश हो जाता है, और जब अपनी देश की सीमाओं के अंदर घूमता है तो वो स्वदेश कहलाता है। तो यही दोनों के बीच में अंतर होता है कि जब व्यापारिक गतिविधियां या व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है तो वो आंतरिक व्यापार कहलाता है, और जब वही व्यापार देश की भौगोलिक सीमा को पार करके किया जाता है, दूसरे देशों के साथ किया जाता है, विदेशों के साथ किया जाता है, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो अंतर है, जो मौलिक अंतर है, वो देश की सीमा का है। और कौन सी सीमा? भौगोलिक सीमा का है। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो विभाजक रेखा है वो एक देश की सीमा ही मानी जा सकती है। इसके साथ साथ जो प्रतिष्ठित विचारक है, जिसमें हमारे एडम स्मिथ का नाम सर्वोपरि आता है, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, रिकॉर्डो हैं, J.S. मिल हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत बताया था, जो कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत के रूप में काफ़ी विख्यात भी रहा है, काफ़ी प्रसिद्धि इसको मिली है। इन्होंने कहा था कि दोनों के बीच में बहुत अंतर होता है, बहुत असमानताएं हैं आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इसलिए इसको हम एक नहीं मान सकते हैं और अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। जबकि जो प्रतिष्ठित विचारक रहे हैं उन्होंने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो ओलिन है, उन्होंने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, इसलिए केवल थोड़ा सा संशोधन करके, जैसे समय तत्व, स्थान तत्व को जोड़ करके, वही सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू हो जाता है। तो इस तरह से दोनों अर्थशास्त्रियों में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बीच में कुछ असमानताएं मानी गई हैं और कुछ दोनों में समानताएं मानी गई हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह से एक दूसरे के साथ समानता रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अलग सिद्धांत की बात करेंगे तो दोनों में विशेषताएं होनी चाहिए, और अगर दोनों के लिए एक ही सिद्धांत की बात करते हैं तो समानताएं की बात आती है। तो इस तरह से अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानताएं हैं, किन बिंदुओं पर दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली समानता आती है विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। हम जानते हैं कि प्रत्येक देश के पास उत्पत्ति के साधन असीमित मात्रा में नहीं होते हैं, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं होती है, तो इसलिए वो उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में महारत हासिल करता है जिसमें उसके पास प्रचुरता होती है, यानी उन्हीं साधनों में विशिष्टीकरण अपनाता है, और जो साधन उसके पास कम मात्रा में होते हैं, स्वल्प मात्रा में होते हैं, उनको वो आयातों के द्वारा पूरा करता है। तो इस तरह से उत्पत्ति के साधनों की बहुलता के आधार पर विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। श्रम विभाजन होता है कि जो भी क्रियाएं उत्पादन की हैं उनको श्रमिकों की योग्यता और कुशलता के आधार पर, दक्षता के आधार पर अगर उनका वितरण कर दिया जाता है तो इससे उत्पादकता का स्तर कई गुना बढ़ जाता है, और यही श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी होता है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो अतिरेक के रूप में होता, उपभोग के बाद बचता है, उसी को हम बेचते हैं। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी हम उसी का विक्रय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उसको बेचा जाता है। तो इस तरह से अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण दोनों समानता के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर महाराष्ट्र का व्यापारी
उत्तर प्रदेश को कपास बेचता है, क्योंकि उसके पास वहाँ पर प्रचुरता में कपास उत्पादन हो रहा है, इसलिए वो यहाँ बेच रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश का व्यापारी महाराष्ट्र के व्यापारी को चीनी बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है। गन्ने के उत्पादन की परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में अनुकूल हैं, तभी प्रचुरता में उत्पादन हो रहा है और तभी वो महाराष्ट्र को बेच पा रहा है। यही चीज़ महाराष्ट्र पर लागू होती है और यही विशिष्टीकरण कहलाता है। तो जब तक क्षेत्रीय विशिष्टीकरण नहीं होता है तब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सफलता नहीं मिलती है और आंतरिक व्यापार में भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि क्षेत्रीय विशिष्टीकरण ही अतिरेक का उत्पादन करता है, जो कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार को भी सफल बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सफल बनाता है। दूसरी बात आती है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। हम जानते हैं कि व्यापार हमेशा वस्तुओं और सेवाओं का किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए है वो हम मंगा लेते हैं और जो चीज़ दूसरे को चाहिए होती है वो हमसे ले लेता है। तो इस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। अगर हम अपने प्राचीन समय पर प्रकाश डालना चाहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में होती थी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अदल बदल कर ली जाती थी, लेकिन उसमें तमाम सारी वितरण की समस्याएं आईं और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, विकास होता गया और मुद्रा का आविष्कार हो गया। तो मुद्रा के चलन ने इस विनिमय कार्य को सरल और सुविधाजनक बना दिया था। लेकिन अगर मुद्रा के आसपास देखें तो वस्तुओं का ही लेन देन किया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी किया जाता है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता दोनों में समान रूप से पाई जाती है। तीसरी चीज़ है व्यापार के लिए दो पक्ष। जब हम व्यापार करते हैं तो दो पक्ष हमें चाहिए होते, एक क्रेता होता है, दूसरा विक्रेता होता है। अगर दो पक्ष नहीं होंगे तो वो व्यापारी ही नहीं कहलाएगा। अगर हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते हैं तो उसमें भी दो पक्ष होते हैं, चाहे वो दो प्रदेश हों, चाहे वो दो प्रदेश के व्यक्ति हों, चाहे एक ही प्रदेश के दो व्यक्ति हों, लेकिन कहीं ना कहीं दो पक्ष होते हैं, तभी क्रय विक्रय का कार्य या व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं। और यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल बस यही होता है कि वहाँ पर दूसरे देश की सरकार है और हमारे यहाँ दूसरी सरकार होती है, तो दो सरकारें क्रेता और विक्रेता हो जाती, दो पक्ष बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दो पक्ष अवश्य होते हैं, तभी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो पक्षों का होना बहुत ही आवश्यक है। चौथी बात आती है दोनों की समानता में ऐच्छिक सौदा। किसी को भी आप अपना सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब आप कोई सामान बेचते हैं तो उसके गुण बताते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं, उसके रूप रंग से उसको आकर्षित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सौदा आपका ऐच्छिक होता है, आप उसको फिर भी बाध्य नहीं कर सकते। कई बार हम बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं लेकिन फिर भी लेने को तैयार नहीं होता, तो वो व्यापार नहीं होता है। व्यापार में ऐच्छिकता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए जब दो पक्ष हैं, दोनों व्यापार के लिए खड़े हैं, तो उनका ऐच्छिक होना या स्वतः राजी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी चाहे भले आप दो व्यक्तियों के साथ कर रहे हो, दो प्रदेश के व्यक्तियों के साथ कर रहे हो, लेकिन जब तक दोनों की रजामंदी नहीं है, जब तक दोनों की इच्छा नहीं है, तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों की सरकारें होती हैं। जब उनको आपके सामान की आवश्यकता होगी तभी आप उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। आवश्यकता का मतलब इच्छा का होना, क्योंकि आवश्यकता है तभी वो इच्छा करेंगे और जब इच्छा होगी तभी आपके साथ व्यापार के लिए वो तैयार होंगे। तो इस तरह से ऐच्छिकता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है सामाजिक संबंध। जब एक ही देश के दो क्षेत्रों में व्यापार होता है तो व्यापार के माध्यम से हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाजों को जानते हैं, उनकी परंपराओं को जानते हैं, उनके भाषा शैली को जानते हैं, उनकी रुचियों को जानते हैं, उनकी आदतों को जानते हैं, तभी हम अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके साथ हमें उनके क्षेत्रीय विशेषताओं, उनकी पारंपरिक विशेषताओं के साथ जुड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये आदान प्रदान हो जाती हैं। आप देखते होंगे कि व्यापार के साथ ही संस्कृति का आदान प्रदान हो जाता है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो संस्कृति पहनावा चल रहा है, वो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि जब से हमने व्यापार की दुनिया में कदम रखा है, वैश्वीकरण की दुनिया में प्रवेश किया है, तब से हमने केवल व्यापार में वस्तुओं और सेवाएं ही नहीं ली हैं,
बल्कि उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और आदतें भी हमारे साथ आई हैं। और इसी के कारण आज हमारे वेशभूषा में, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में कुछ न कुछ बदलाव दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि ये काम अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी होता है। जब उत्तर प्रदेश का व्यापारी कर्नाटक के व्यापारी के साथ व्यापार करता है तो स्वतः ही वो कन्नड़ बोलने या सीखने का प्रयास भी करता है और उनका जो खान पान है, इडली है, डोसा है, उसके नज़दीक पहुंच जाता है, उनके त्योहारों को समझना शुरू करता है, तभी वो अच्छे से व्यापार करता है। और वो धीरे धीरे फिर कर्नाटक का कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। और उत्तर प्रदेश के साथ जब कर्नाटक का व्यापारी करता है तो यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के परंपराएं, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के पर्व और त्यौहार वहाँ पर लेकर के पहुँच जाता है। तो ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी होता है। आप जानते हैं हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, ये क्या है? व्यापार के साथ ही तो हमारे साथ आया है वहाँ का कल्चर। तो इस संस्कृतियों का भी आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता है। तो ये दोनों में सेम है, यानी आंतरिक व्यापार में भी ये होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार, बल्कि प्रतिष्ठित विचारक हम कहेंगे जिसमें एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, जे.एस. मिल हैं, ये परंपरावादी विचारक ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार अलग है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स बताए हैं, कारण बताए हैं जो दोनों में असमानताओं को प्रकट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो सिद्धांत अंतर क्षेत्रीय व्यापार का है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में काफ़ी असमानता पाई जाती है। प्रतिष्ठित विचारक जब दोनों में असमानता बताते हैं तो किस कारण से असमानता कहते हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि साधनों में गतिशीलता का अभाव। सबसे पहली बात है, वो कहते हैं कि एक देश के अंदर साधनों में गतिशीलता पाई जाती है जबकि दूसरे स्थान पर गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर भारत के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ के जो भी उत्पत्ति के साधन हैं वो उत्तर प्रदेश के आसानी के साथ महाराष्ट्र चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे और वहाँ के उत्पत्ति के साधन यानी कि श्रम है मुख्य रूप से वो जम्मू कश्मीर चला जाएगा। यानी कि एक उत्पादन क्षेत्र से दूसरे उत्पादन क्षेत्र में श्रम और पूंजी बहुत आसानी के साथ गतिशील हो जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसके लिए उन्होंने कहा है कि दो देशों में श्रमिक आसानी के साथ नहीं गतिशील होता, नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि रहन सहन के स्तर में अंतर होता है, उनके सामाजिक रीति रिवाजों में अंतर होता है, खाने पीने की आदतों में अंतर होता है, भाषा में अंतर होता है। इसके साथ साथ हमारे प्रवासन कानून भी इसमें बाधक होते हैं कि आसानी के साथ देश नहीं वीज़ा देते हैं, इसकी वजह से भी गतिशीलता का अभाव आ जाता है। तो कुल मिलाकर के एक ये भी खतरा रहता है कि जो अगर हम विदेशों में पूंजी लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं, कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं काले गोरे का भेद हो जाता है। तो इस तरह से पूंजी ऐसा लगता है कि शांति और सुरक्षा, शांति का अभाव रहता, सुरक्षा की भावना रहती है। इसकी वजह से विदेशों में पूंजी निवेश करना सुरक्षा नहीं मानते हैं। तो ये जो विविधक कारण है उसमें कहा जा रहा है कि एक देश के अंदर उत्पत्ति के साधन पूरी तरह से गतिशील होते हैं, जबकि एक देश से दूसरे देशों में इन साधनों के बीच में पूरी तरह से अगतिशीलता पाई जाती है। यद्यपि इसके जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा सदैव नहीं होता है कि यहाँ का व्यापारी सदैव कर्नाटक जाने के लिए आसानी के साथ तैयार हो जाए। यदि वो कर्नाटक जाने के लिए तैयार हो सकता है तो कहीं ना कहीं फिर वो न्यूयॉर्क जाने के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार वहाँ पर अगर साधन की कीमत ऊंची होती है तो उसमें गतिशीलता आ जाती है, और अगर साधन की कीमत कम होती है तो गतिशीलता का अभाव आ जाता है। यहाँ के व्यापारी को अगर कर्नाटक में ऊंची मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, और अगर उसको न्यूयॉर्क में ऊंची मजदूरी मिलेगी तो वहाँ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियों के साथ साथ इस विभेदक कारण में अंतर आ गया है। कई बार कीमत का जो असर है
वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता को बढ़ावा दे देता है। दूसरा कारण इन्होंने कहा है कि बाजारों की पृथकता। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है जो प्रतिष्ठित या परंपरावादी विचारकों के आधार पर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर करता है, वो है बाजारों की पृथकता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी व्यापारी व्यापार करता है या कोई भी क्रेता और विक्रेता आपस में व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक ही भाषा में बोलते हैं, एक ही रीति रिवाज, आदतें, नाप तौल, रुचियाँ वो सब एक होती हैं, तो उससे व्यापार आसान हो जाता है। जबकि जब आप दूसरे देशों के साथ या दूसरे बाजारों में प्रवेश करके जब आप व्यापार करते हैं तो ये अंतर बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देता है। तो कई बार इस कारण से भी बाजार पृथक हो जाते हैं कि यहाँ का व्यापारी वहाँ की भाषा नहीं जान पाता है, वहाँ जाता है तो वहाँ के रीति रिवाज नहीं अपना पाता है, आदतें नहीं बदल पाता। कई बार यहाँ का व्यापारी कनाडा जाता है या फ्रांस जाता है तो कहते हैं वहाँ की जो सर्दी है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहाँ के जो खान पान का तरीका वो हमें सूट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार में अवरोध आता है। लेकिन एक देश के अंदर ये माना जाता है कि लगभग एक ही तरह का बाजार है, भाषा एक होती है, रीति रिवाज, आदतें सब एक हैं, तो व्यापार हो जाता है। लेकिन ये भी अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता। जो आलोचक है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कई बार एक देश के अंदर विभिन्नता पाई जाती है और कई बार दो देशों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता है। जैसे अगर आप देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जब साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर भाषा की बहुत समस्या है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हर प्रदेश में अलग होता है। तो यहाँ का व्यापारी वहाँ पर असहज हो जाता है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, खान पान बदलता है। जबकि जो यहाँ इंग्लिश जानता है वो अमेरिका के साथ आसानी से व्यापार कर लेता है कि कई बार भाषा उनके समझ में आ जाती है। तो ये अंतर भी बहुत बड़ा अंतर नहीं मानते हैं कि ये कोई एक केवल मात्रा का अंतर है, ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है जिसकी वजह से हमें अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़े या हम एक विभाजक रेखा खींचे आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में। तीसरी बात आती है समूह की भिन्नता। जब हम आंतरिक व्यापार करते हैं तो लगभग एक ही प्रकार के लोगों के समूह के बीच में व्यापार करते हैं, जबकि विदेशों से जब व्यापार करते हैं तो विभिन्न समूह होते हैं, उनमें आर्थिक और सामाजिक वातावरण अलग तरह का होता है, असमानता होती है, वो असमान समूह हो जाते हैं, तो जिससे व्यापार करने में हमको असुविधा होती है। फ्रेडरिक लिस्ट कहते हैं कि आंतरिक व्यापार हमारे बीच होता है, हमारे अपनों के बीच में होता है, हमारे निवासियों के बीच में होता है, आचार विचार एक जैसे रखने वालों के बीच में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच में होता है। यानी हमारे और उनके बीच में कहीं ना कहीं समूह का अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर जो है ये व्यापार को अलग अलग कर देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई बार एक देश के अंदर भी अलग अलग समूह बन जाते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, हमको तो यही भाषी पसंद है, यही भाषा बोलने वालों से हम संबंध रख पाएंगे, दूसरे के साथ संबंध नहीं रख पाते हैं। कई बार हम देखते हैं साउथ के बहुत इंटीरियर के जो गांव होते हैं उनमें एक तरह के समुदाय के लोग रहते हैं और उनके बीच बातचीत में बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता, तो ऐसा लगता है जैसे हम एक नए परिवेश में आ गए हैं। तो ये जो समूह की भिन्नता है तो ये कई बार देश के अंदर भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी होती है। थोड़ी सी समझदारी के साथ इस अंतर को हम दूर भी कर सकते हैं, तो ये अंतर भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। चौथी बात आती है राजनीतिक इकाइयों की भिन्नता। राजनीतिक इकाइयां, इनमें अंतर पाया जाता है। आप जानते हैं कि जब हम राष्ट्रीय, आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार की बात करते हैं तो एक देश के भीतर होता है, जहां पर राजनीतिक रूप से एक स्वतंत्र और एक प्रभुता वाली सरकार होती, एक इकाई होती है। इसको हम आंतरिक व्यापार के अंतर्गत एक सत्ता संपन्न राष्ट्र के अंदर व्यापार कह सकते हैं। जबकि जब विदेशी व्यापार होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो वो दूसरी व्यापार के बीच में होता है, यानी कि वहाँ पर सरकार दूसरी होती है, उसके नियम कायदे अलग होते हैं, वो अपने नागरिकों के कल्याण को देखती है, अपने नागरिकों के हित को देखती है। हमारे देश की सरकार हमारे हितों को, हमारे कल्याण को प्रमुखता देती है और इसके बीच में कई बार राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हितों को लेकर के संघर्ष हो जाता है। तब प्रश्न आता है कि हम किसकी रक्षा करें। तब राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, भले ही उससे हमारे विदेशी हितों को क्षति पहुंचती हो। जैसे आपने देखा होगा
कि पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां सबसे कम संचालित होती हैं, क्योंकि उसके साथ व्यापार करने में कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो उसमें हम इस विदेशी व्यापार को बहुत कम कर देते हैं या ना के बराबर कर देते हैं, या ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर विदेशी हितों की क्षति यदि हो रही है तो हो जाने दीजिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहने चाहिए। तो इसके आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। पांचवा तर्क दिया जाता है कि भिन्न राष्ट्रीय नीतियां और हस्तक्षेप। हम जानते हैं कि जब एक देश के अंदर आंतरिक व्यापार होता है, देश की सीमाओं के अंदर जब व्यापार होता है, तो सरकार के द्वारा बनाए गए सारे नियम एक से होते हैं। उद्योग कैसे स्थापित हो, व्यापार कैसे किया जाए, कर निर्धारण संबंधी नीतियां क्या बननी चाहिए, कानून क्या होने चाहिए, हमारी राजकोषीय नीति क्या होनी चाहिए, हमारी व्यापारिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, एक देश के व्यापार में सरकार कितना हस्तक्षेप करे, कितना हस्तक्षेप न करे, ये सब हमारी अपने सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां होती हैं। लेकिन जब हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो वो राष्ट्र भी अपने नियम और कायदे के अनुसार चलता है और अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। ऐसे में कई प्रकार के हस्तक्षेप आते हैं, जैसे तटकर नीति आ जाती है, अभ्यंश प्रणाली है, विनिमय संबंधी परेशानियां हैं, यानी वो प्रशुल्क लगा करके हमारी चीज़ों के निर्यात को कम करने का प्रयास करता है, तो इससे हमारे हितों को नुकसान होता है। तो इस तरह की उनकी व्यापारिक नीतियां हमारे देश की व्यापारिक नीतियों से अलग हो जाती हैं। इसके कारण दोनों के बीच में असमानता आ जाती है। देखा जाता है, हैरोल्ड कहते हैं कि एक देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय कर प्रणाली, स्वास्थ्य, फैक्ट्री संगठन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा संबंधी नियम एक समान होते हैं तथा व्यापारिक कार्य प्रणाली भी एक होती है। लेकिन जब आप दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो ये सारी नीतियां बदल जाती हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन नीतियों के आधार पर अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से लाभों के बीच में भी अंतर आ जाता है। छठवीं बात है चलन प्रणाली में भिन्नता। हम जानते हैं कि जब आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर आता है वो आता है मुद्रा प्रणाली का। आंतरिक व्यापार में एक मुद्रा प्रणाली चलती है, एक समान मुद्रा प्रणाली चलती है, जबकि विदेशी व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न भिन्न मुद्रा प्रणालियां चलती हैं। अब जब हम अपने देश में व्यापार करते हैं कोई समस्या नहीं आती है। अगर उत्तर प्रदेश का व्यापारी आप देखिए गुजरात में जाता है, तमिलनाडु में जाता है या असम में जाता है, कश्मीर में जाता है, एक समान मुद्रा प्रणाली है, कहीं जाकर के कोई भी सामान उसी रेट में खरीद और बेच सकता है, यानी विक्रय कर सकता है, क्रय भी कर सकता है। लेकिन जब वही व्यापारी अमेरिका के साथ व्यापार करता है, ब्रिटेन के साथ व्यापार करता है, रूस के साथ व्यापार करता है, तो उसके सामने मुद्रा प्रणाली की समस्या आ जाती है, जिसको हम विनिमय की समस्या या मौद्रिक प्रणाली की समस्या कह सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं वहाँ डॉलर चलता, हमारे यहाँ रुपया है। जब तक दोनों के बीच में विनिमय दर सही तरीके से निर्धारित नहीं होगी जिससे दोनों देशों को लाभ हो, तब तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं हो सकती हैं। रूस में रूबल चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, जापान में येन चलता है। तो ये विदेशी मुद्राएं हैं, जब इनके साथ हम व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें विनिमय दर का निर्धारण करना पड़ेगा। और विनिमय दर के निर्धारण में अगर कहीं असमानता हो गई कि कई बार दूसरे देश के पक्ष में हो गई, हमारे देश को नुकसान हो जाएगा, हमारे देश के पक्ष में हो जाती तो दूसरे को नुकसान हो जाता है। तो घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार में चलन प्रणाली के आधार पर असमानता आ जाती है। यद्यपि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में भी दो चलन प्रणालियां थी, हैदराबाद में अलग थी, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले की थी। लेकिन आज वर्तमान की बात की जाए तो मुद्रा प्रणाली का अंतर दोनों के बीच में अवश्य पाया जाता है। भौगोलिक दूरी की बात आती है। भौगोलिक दूरी आंतरिक व्यापार में कम होती है और ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरी अधिक होती है, क्योंकि आंतरिक व्यापार को जब हम देश की सीमाओं के अंदर करते हैं तो निश्चित तौर पर ये मान करके चलते हैं कि एक देश के अंदर है तो भौगोलिक दूरी कम होगी। लेकिन जब देश की सीमाओं को पार करते हैं तो ये माना जाता है कि हम दूसरे देश यानी विदेशों के साथ व्यापार कर रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक दूरी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस आधार पर हम अंतर करें तो ये भी अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कई बार कलकत्ता का व्यापारी ढाका के साथ व्यापार करता है, बांग्लादेश के साथ व्यापार करता है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, भौगोलिक दूरी बहुत कम होती, परिवहन लागत बहुत कम आती है। लेकिन जब वही कलकत्ता का व्यापारी तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ व्यापार करता है तो दूरी बहुत अधिक हो जाती, जबकि कलकत्ता के और मुंबई या महाराष्ट्र के व्यापारी के लिए ये आंतरिक व्यापार है, लेकिन दूरी अधिक है। जबकि कलकत्ता के व्यापारी के लिए बांग्लादेश से व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, लेकिन भौगोलिक दूरी कम है। तो ये भौगोलिक दूरी की बात अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस आधार पे हम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आती परिवहन की समस्या। आंतरिक व्यापार में परिवहन की समस्या की कठिनाई कम होती है, क्योंकि देश के भीतर जो है एक समान नियम होते हैं, एक समान नीतियाँ होती हैं, इसलिए देश के अंदर सरकार के द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि परिवहन संबंधी कोई भी कठिनाई या कोई भी व्यवधान व्यापारियों को उठाना न पड़े। जबकि विदेशों से जो व्यापार होता है जल मार्ग से होता है, वायु मार्ग से होता है, जिसमें आप जानते हैं परिवहन लागत भी ज़्यादा आती है और एक संकट भी बना रहता है कि किस तरह से कहीं समुद्री लुटेरों का खतरा रहता है, कई बार हवाई जहाज़ से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण समस्या होती है वायु सीमा में प्रवेश की, जल सीमा में प्रवेश की। जो शत्रु राष्ट्र होते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो परिवहन में समस्याएं उत्पन्न करते हैं और रास्ता नहीं देते एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होती, कई बार देते, कई बार नहीं भी देते हैं। तो परिवहन संबंधी समस्या आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रहती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि आंतरिक व्यापार में एक समान मुद्रा प्रणाली होती है, इसलिए मौद्रिक सहयोग बराबर बना रहता, कोई असुविधा नहीं होती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मौद्रिक व्यवहार में असमानता होती है, इसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले विनिमय दर का निर्धारण करो, और विनिमय दर के निर्धारण में भी देखा जाता है कि उसमें हमारी मुद्रा का मूल्य कितना जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं रहती, तरलता की भी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए विभिन्न मौद्रिक संस्थाएं यद्यपि बनाई गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मौद्रिक सहयोग लगातार चलता रहे, तरलता की दिक्कत ना होने पाए, इसके लिए मौद्रिक संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। आप देखिए यूरो अभी चलने लगा है, ये भी मौद्रिक सहयोग कर रहा है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस बिंदु पर आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद न किया जा सके। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जो कमज़ोर राष्ट्र होते हैं उनको भुगतान करने में या भुगतान प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और अंतर आता है जो दोनों में है, जीवन स्तर में भिन्नता। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता का आधार जो है वो जीवन स्तर के आधार पर भी होता है। जब हम आंतरिक व्यापार करते हैं तो लगभग एक समान कार्य करने वाले, एक समान जीवन जीने वाले, एक समान जीवन स्तर को रखने वाले लोगों के बीच में व्यापार होता है। तो लगभग एक जैसी वस्तुओं के बीच में विनिमय किया जाता है। जबकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उनका जीवन स्तर अलग है, उनकी कार्य प्रणाली अलग है, उनके राष्ट्र में नियम कार्य के अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। प्रोफेसर हैरोड का मानना है कि यह स्पष्ट है कि उक्त दो प्रकार के विनियमों के व्यवहार और प्रकृति को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को कुछ अर्थों में भिन्न होना चाहिए। क्योंकि जब रुचियां बदलती हैं, लोगों की आदतें बदलती हैं, जीवन स्तर में अंतर आता है, तो स्वाभाविक है कि वस्तुओं जिनका विनिमय हो रहा है उनके आकार, प्रकार, रूप, रंग, गुण में भी अंतर आ जाता है। तो इसके आधार पर आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर आ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी विशिष्ट समस्याएं हैं जो कि आंतरिक व्यापार में नहीं पाई जाती, केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही पाई जाती हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या।
हमको डॉलर चाहिए है, आसानी के साथ डॉलर नहीं मिल पाता है या कम मात्रा में मिलता है, डॉलर बहुत कीमती महंगा हो जाता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की समस्याएं कि हमको डॉलर अगर चाहिए तो कैसे उपलब्ध कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूरोपीय साझा बाजार है, इनका उत्पन्न हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन, ये ऐसी समस्याएं हैं जो कि आंतरिक व्यापार में कभी पैदा नहीं होती हैं। इनका जो सामना है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही किया जाता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जगत इस तरफ ध्यान दे रहा और लगातार लगा भी हुआ है कि इस समस्या का भी जल्दी से जल्दी निराकरण कर लिया जाए। अब प्रश्न आता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। अभी हमने आपको बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि आंतरिक व्यापार अलग है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग है, इसलिए अलग सिद्धांत होना चाहिए। जबकि ओलिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है, इसलिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी आपके दो दृष्टिकोण बनते, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण है जिसमें एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जेएस मिल है। वो कहते हैं कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मौलिक अंतर होता है। किस बात को मौलिक अंतर में क्या है? वो कहते हैं कि श्रम और पूंजी में पूरी तरह से गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पाई जाती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर या आंतरिक स्तर पर इसमें गतिशीलता पाई जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां हैं, विभिन्न राजनीतिक इकाइयां हैं, विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, उनकी मुद्रा मान में भिन्नता है, चलन मान में भिन्नता है, व्यापारिक नीतियों में अंतर है, विनिमय नियंत्रण है, अभ्यंश है, कोटा प्रणाली है, प्रशुल्क है। आज बहुत ऐसे तत्व हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग कर देते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं इसका मतलब है कि एक देश में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए जो दशाएं लागू होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान में लागू नहीं होती हैं, इसलिए हमें अलग सिद्धांत की आवश्यकता है और अलग सिद्धांत बनना चाहिए। जबकि प्रोफेसर बर्टिल ओलिन जो कि स्वीडन के हैं और वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस बात को चुनौती देते हुए कहते हैं कि कोई अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, बल्कि उन्होंने वो जो समानता वाले पॉइंट्स हैं उन्हीं पर जोर देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट दशा है। और इसी के आधार पर वो कहते हैं कि जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो कि डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर के लिए बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण होता है, इसमें यही सिद्धांत अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर भी लागू किया जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि श्रम और पूंजी की गतिशीलता का अभाव केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं दिखाई देता है, बल्कि इसका अभाव कई बार एक देश के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका अंतर दिखाई देता है। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। बर्टिल ओलिन ने आगे कहा है कि मार्शल का मूल्य का श्रम सिद्धांत जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाया है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसमें लगने वाले श्रम की मात्रा के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। इसी मूल्य के श्रम सिद्धांत को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना था। बर्टिल ओलिन ने कहा है कि यदि इसमें समय तत्व और स्थान तत्व को और शामिल कर दिया जाए तो यही सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आसानी के साथ लागू किया जा सकता है। बर्टिल ओलिन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थान तत्व महत्वपूर्ण है और मूल्य सिद्धांत पर इस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए तथा इसका विस्तार एक से अधिक संबंधित बाजारों पर करना चाहिए। इन्होंने स्थान तत्व के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उत्पत्ति के साधन सामान्य तौर पे कुछ स्थानों पर सीमित होते हैं, यानी वो हर जगह हर बराबर मात्रा में नहीं होते हैं, कुछ स्थानों पर सीमित होते हैं, दूसरे स्थानों पर वो नहीं पाए जाते हैं। वस्तुओं के स्वतंत्र प्रवाह में परिवहन लागत बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि परिवहन लागत वस्तुओं की कीमतों को घटाने बढ़ाने का काम करता है। जो राष्ट्र नज़दीक होगा उसकी लागत कम होगी और जो राष्ट्र दूर होगा वहाँ पर परिवहन लागत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इन्होंने स्थान में दो महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए हैं।
इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गतिशीलता और अगतिशीलता का जो प्रश्न है वो स्थान से संबंधित है, उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो उत्पत्ति के साधन है वो विशेष स्थानों में सीमित न होकर जिलों में स्थित रहते हैं। और जिलों में इन्होंने क्या माना है, जिलों के लिए 2 शर्त मानी कि एक तो उनमें पर्याप्त भिन्नता नहीं होनी चाहिए और एक जिले के भीतर कम भिन्नता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के उन्होंने जो ये 2 शर्तें पूरी करते हैं उस जिले को एक क्षेत्र कहा है और कहा है कि इसके आधार पर उत्पत्ति के साधन एक क्षेत्र के भीतर, यानी जिले को क्षेत्र बोला है, एक क्षेत्र के भीतर तो गतिशील होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनमें गतिशीलता का अभाव होता है। यानी कि हो सकता है एक जिला यानी जो क्षेत्र है उसमें गतिशील हो, जब हम दूसरे जिले में जाते हैं तो उसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाए। तो इसलिए इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ओलिन ने अपने सिद्धांत के निष्कर्ष रूप में कहा है कि एक बाजार के सिद्धांत के विकास के अंदर सामान्य मूल्य सिद्धांत के एकीकृत अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का समावेश किया जा सकता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग से सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। ओलिन ने संबंध में तर्क दिया है, तुलनात्मक लागत का तर्क दिया है। उन्होंने डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को कहा है कि जो इन्होंने माना है कि जब 2 देशों में 2 वस्तुओं का व्यापार होता है तो उनकी तुलनात्मक लागत कम होती है, इस आधार पर व्यापार होता है और यही आधार आंतरिक व्यापार पर भी लागू होता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है डेविड रिकार्डो ने कि 2 व्यक्ति जूता और टोप दोनों वस्तुओं को बना सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं को बनाने में दूसरे से श्रेष्ठ है, किंतु टोप बनाने में वह अपने प्रतियोगी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, जबकि जूता बनाने में 33.1/3% अधिक कुशल है। क्या यह दोनों के हित में नहीं होगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति केवल जूतों का उत्पादन करे और अकुशल व्यक्ति टोप लगाए? इसका मतलब है कि जो विशिष्टीकरण है ये आपका इस तरह का विशिष्टीकरण आंतरिक व्यापार पर भी लागू हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू हो सकता है। एक व्यक्ति अच्छा बागवान हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन वो क्या अच्छा हो सकता है ये उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर कार्यों का बंटवारा होता है कि हो सकता है एक व्यक्ति बागवानी अच्छी कर सके, दूसरा व्यक्ति शिक्षा देने का अच्छा कार्य कर सके और तीसरा व्यक्ति चिकित्सक का अच्छा कार्य कर सके। और जब ये अपनी योग्यता और कुशलता से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर विशिष्टीकरण का लाभ सबको मिलेगा और इससे उत्पादकता का स्तर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर भी लागू होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। पेरेटो कहते हैं कि तुलनात्मक लागत का विचार केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है, बल्कि इसे एक आर्थिक इकाई के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एजवर्थ है, पेरेटो है, इन्होंने बर्टिल ओलिन के इस विचार का समर्थन किया है। दूसरी बात है श्रम और पूंजी की गतिशीलता का संबंध। ओलिन कहते हैं कि यह अभाव एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाया जाता है और विभिन्न देशों में नहीं पाया जाता है। यानी इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है कि एक देश के अंदर साधन सब गतिशील ही होते हैं और दूसरे देशों में पूरी तरह से अगतिशील होते हैं। कई बार परिवहन की लागत 20 पर असर डालती है। जे केयर्न्स कहते हैं कहना सत्य नहीं है कि उत्पत्ति के साधन देश में पूरी तरह से गतिशील और विभिन्न देशों में पूरी तरह से अगतिशील होते हैं। इसके लिए उन्होंने गैर प्रतियोगी समूहों की व्याख्या की है और उनमें कहा आपस में प्रतियोगिता नहीं होती है। जैसे उनका खेतिहर मजदूर अपने स्थानों को छोड़कर खानों तथा कारखानों में काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें उसमें आनंद आता है और उनका स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ देश के अंदर भी है और दूसरे देशों में भी है। तो ये कोई बहुत बड़ा कारण इन्होंने ओलिन ने नहीं माना है। विलियम्स ने भी इसका समर्थन किया। कभी कभी देश की सीमाओं के बाहर बड़े पैमाने पर उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता पाई जाती है। तो ओलिन के समर्थक के रूप में विलियम्स भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक अलग सिद्धांत की जो आवश्यकता महसूस की गई है उस आवश्यकता नहीं है। विभिन्न मुद्राओं के चलन का संबंध है, उस आधार पर भी ओलिन ने कहा है
कि इसके लिए भी हमें नहीं अलग सिद्धांत चाहिए है। क्यों? क्योंकि अगर मुद्राओं में अंतर है तो विनिमय दर है, विनिमय दर से हम उन दोनों में समानता ले आते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी के साथ किया जाता है। और विनिमय दर का जो निर्धारण है वो स्वतंत्रता के साथ ना होकर के क्रय शक्ति से प्रभावित होता है। और एक ही राष्ट्र में दो प्रकार की चलन मुद्रा पाए जाने के उदाहरण पहले से दिखे हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि हैदराबाद रियासत थी, उसमें विभिन्न अलग मुद्रा चलती थी। तो ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, विनिमय दर ने इसको सुलभ कर दिया है। विनिमय दर के आधार पर हम दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति को देखते हैं और विनिमय दर का निर्धारण करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। चौथा उन्होंने कारण दिया ओलन ने कि अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में विनिमय अदल बदल ही होता है। यानी मुद्रा की उपस्थिति केवल सुविधाजनक बनाती है, उसको आसान कर देती है, लेकिन मूलतः आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में वस्तु विनिमय ही होता है। मुद्रा का हस्तक्षेप केवल दोनों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आप आज के चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरह से आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं हैं, किस प्रकार से दोनों में असमानताएं हैं और प्रतिष्ठित विचारकों ने कैसे एक अलग सिद्धांत की वकालत की है। लेकिन बर्टिल ओलन ने कहा है, सिरे से नकार दिया है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में काफ़ी समानताएं हैं और उनको थोड़ी सी सावधानी के साथ दूर किया जा सकता है। इसलिए हमें अलग से किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। वही मूल्य का श्रम सिद्धांत जो तुलनात्मक लागत का आधार है, वही तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी आसानी के साथ कार्य कर सकता है। इस तरह से विस्तार के साथ आज आपको बताया है कि किस तरह से एक ही सिद्धांत थोड़े से सावधानी के साथ प्रयोग किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दोनों पर लागू किया जा सकता है। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार। अब इस पर आपके कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। बर्टिल ओलन के आधार पर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है। इसमें आपको समानता वाले जो पॉइंट्स बताए हैं उनको लिखते हुए आपको ओलन के विचार को बताना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है? ओलन के विचार इसमें आप कह सकते हैं कि नहीं आवश्यकता है, क्योंकि चलन प्रणाली में अंतर है तो विनिमय दर के आधार पर उनको एक कर सकते हैं। गतिशीलता कभी कभी विदेशों में भी पाई जाती है, कभी देश के अंदर नहीं पाई जाती है, तो इसके आधार पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अलग सिद्धांत नहीं चाहिए है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से किस प्रकार भिन्न है? श्रम विभाजन के आधार पर किया गया विशिष्टीकरण विश्व व्यापार को अधिकतम करने में सदा सहायक होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन जो किया जाता है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर भी लागू होता, कैसे दोनों देशों में उत्पादन को अधिकतम करता है और विश्व व्यापार को अधिकतम करता है और व्यापार को आगे बढ़ाता है। गृह व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष अंतर नहीं है क्या? अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेष सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। इसमें आपके परंपरावादी विचारकों के विचार आ जाएंगे, प्रतिष्ठित विचारक आ जाएंगे। अंतर क्षेत्रीय व्यापार किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है? आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो विभेदक विशेषताएं बताइए। आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानताएं हैं? भौगोलिक दूरी के आधार पर अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर कीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी आपके बनते हैं, जिनको अभी हमने आपको विस्तार के साथ बताया है कि किस तरह से कुछ बिंदु बताते हैं कि दोनों एक ही हैं, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन कुछ विभेदक असमानताएं हैं जो कहते हैं कि दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगली बार एक नए चैप्टर पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।